कैसे हैं दोस्तों? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। लॉकडाउन का टाइम है, आराम से घर में बैठ करके खूब अच्छे से स्टडी करिए। चलिए, लास्ट डे आप लोगों ने देखा था सूर्य तप के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग उष्मा बजट के बारे में, और फिर अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जो पृथ्वी है वो किन क्षेत्रों में कैसी जलवायु पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि तापमान का जो वितरण है उसके आधार पर जो पृथ्वी है उसको कितने भागों में बांटा गया है, मतलब किन क्षेत्र का नामकरण किया गया है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, शीतकटिबंधीय क्षेत्र है। तो जैसा टॉपिक का नाम ही है तापमान का प्रादेशिक वितरण, इसी को ही तापमान के प्रादेशिक वितरण को ही तापमान का क्षैतिज वितरण भी आप समझ सकते हैं। क्षैतिज रेखाएं आप जानते होंगे, जो ग्लोब पर सीधी खींची गई रेखाएं होती हैं, है ना। इस तरह के सीधी रूप में खींची गई रेखाएं होती है, कि जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं आपकी, वो आपकी रेखाएं क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो क्षैतिज वितरण के आधार पर भी आप कह सकते हैं इसको तापमान का क्षैतिज वितरण भी कह सकते हैं, या इसको तापमान का प्रादेशिक वितरण। इसी का नाम ही प्रदेशों का नाम हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ हम लोगों ने डार्क लाइन डाली, रेड लाइन, ग्रीन है, ब्लैक है, तो इसमें आपको स्पष्ट हो रहा होगा यही क्षेत्र विशेष ही इसके प्रादेशिक प्रदेशों के नाम से जाने जाते हैं। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग इसको देखते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, देख लीजिएगा आप लोग, उससे कॉन्सेप्ट और आसान हो जाएगा। सूर्य तप के बारे में हम लोग ने देखा था, जिसमें मैंने एक बात आपको बताई थी उसमें कि सूर्य जो हमारे हैं वो हमारे पृथ्वी के सिर्फ और सिर्फ उसी हद तक जा पाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक। उसके पीछे का कारण मैंने बताया था कि उसका अपने अक्ष पर झुकाव और घूर्णन गति के कारण से जो अपना गति करती है दीर्घवृत्ताकार में अपने अक्ष पर जो गति करती है, मतलब यानी कि सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करती है, परिक्रमण गति जो करती है, उसके कारण से जो सूर्य के सामने पृथ्वी का जो हिस्सा पड़ता है वो मोस्टली यही हिस्से ही अधिकतम पड़ पाते हैं, बाकी शेष हिस्से जो है अपने झुकाव के कारण से सूर्य के सामने आ नहीं पाते हैं। तो इस कारण से उन क्षेत्रों में उष्मा उतने रूप में मिल नहीं पाती, यानी सूर्य तक अधिक मात्रा में मिल नहीं पाता। तो उसी के आधार पर ही इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसको 3 भागों में बच्चों बांटा गया है। एक तो उन क्षेत्रों में जहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्टली मिलती हैं, है ना, उष्मा ज़्यादा मात्रा मिलती है, तो जहाँ सूर्य की उष्मा ज़्यादा मिलेगी तो उसे क्या कहेंगे, उसमें उष्णता ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो इस नाते उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा गया है। और जहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्टली सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के बाद की स्थिति में आप देखेंगे कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है और सूर्य दक्षिणायन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन का मतलब ये होता है कि जो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसकी जब उत्तर में सूरज जाता है, या जब 0 डिग्री से दक्षिण में सूर्य आता है, तो जब दक्षिण में आता है तो दक्षिणायन हो जाता है। जैसे 23 सितंबर के बाद से दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करता है ना, और उसके बाद में आप देखेंगे 20 मार्च के बाद में वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, ठीक है। तो यही उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति होती है। तो उत्तरायण में जब बदल जाता है ये, तो क्या करेगा, उस हिस्से को मतलब उस वाले हिस्से को गर्म करेगा और अधिकतम जाता है कर्क रेखा तक, और दक्षिण में लग जाएगा तो अधिकतम मकर रेखा तक, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो जब जाएगा यहाँ पर तो उसका आंशिक प्रभाव जो है, डायरेक्टली प्रभाव तो उसका इस क्षेत्र में पड़ेगा जहाँ से वो जा रहा है क्षेत्र में, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ। लेकिन आंशिक रूप से मतलब जो है उसका जो प्रभाव जो है वो और भी अक्षांश हो जाएगा, उच्च अक्षांश हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का मध्य होता है, वो उष्णता वाला क्षेत्र होता है। सूर्य की किरणें लगभग करीब में डायरेक्टली मिलती रहती हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु बन जाती है। इसके बाद का जो अक्षांश होता है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बाद का जो अक्षांश होता है बेटा, वो आपका शीतोष्णकटिबंधीय, ना तो वो ठंडी में रहता है ना ही गर्म वाले क्षेत्र में रहता है। तो दोनों के मिले जुले कॉम्बिनेशन के साथ जलवायु बनती है, यानी कि वहाँ की सुहानी जलवायु कह सकते हैं, ठंडी सुहानी जलवायु का क्षेत्र बनता है, ठीक है। इसके बाद का जो क्षेत्र है ये कहाँ तक मिलता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, ये 0 डिग्री 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होता है ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और देन 66.5 से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक का जो क्षेत्र है ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में मतलब कहा जाता है। तो 3 तरह के क्षेत्र मैंने आपको बताया यहाँ पे, यहाँ मैंने लिखा है, इसको देख लीजिए आप लोग। ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर का क्षेत्र है, कर्क रेखा वाला
क्षेत्र और 0 डिग्री से 13.5 डिग्री दक्षिण वाला क्षेत्र, ये कर्क और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र है जिसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती रहती हैं इन क्षेत्रों में, उष्मा सबसे ज्यादा मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पे गर्मी होगी, इस नाते उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसका नाम किया गया है। देन इसके बाद 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की जो भूमि मिलती है बेटा, इसको हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से जानते हैं। अब उत्तर वाला हिस्सा जब होगा तो उसमें क्या लिख देंगे, शीतोष्णकटिबंधीय, उत्तरी शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र, और अगर आपका दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो शीतोष्णकटिबंधीय, इसी में आप लिखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और दक्षिणी गोलार्ध का शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह देंगे उसको, या दक्षिणी लगा के कहेंगे इसको, दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह देंगे। ठीक है, इसी तरह से सेम स्थिति आपकी 66.5 से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो मध्य का जो एरिया क्षेत्र पड़ता है, यह शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें लगभग न के बराबर पहुँच पाती है, क्रॉस में पहुँचती है, तो यहाँ पे उष्मा बिल्कुल नहीं होती, यहाँ की जलवायु बिल्कुल बर्फीली ठंडी जलवायु होती है, यहाँ पे जनजीवन बिल्कुल एकदम ठंडा जलवायु होता है, बर्फीला क्षेत्र होता है, तो यहाँ की वनस्पतियाँ बिल्कुल ठंडी है, इसका क्षेत्र का नाम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा गया। ठीक है, तो 3 क्षेत्र आपको बताया गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतकटिबंधीय क्षेत्र। इस तरह से ग्लोब में 3 तरह के क्षेत्रों का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने बार बार आपसे बता रहा हूँ इस बात को कि लास्ट वीडियो में अगर सूर्यास्त वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने बात बताई आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आप जब पढ़ेंगे उसको तो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र आपके बने हैं बेटा, इन क्षेत्रों में ये स्थिति है, ये ग्लोब की पूरी संरचना है। तो चीजें ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ लिया होगा। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, इसके बाद में 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी में हो जाएगा तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। यही सेम कंडीशन दक्षिण में आएंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होगा वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, और देन 66.5 से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का मध्य जो है क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। तो ये तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इस आधार पर एक चीज और भी निर्धारित की गई है कि प्रत्येक अक्षांश का एक टेम्परेचर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र का एक टेम्परेचर निर्धारित किया जाता है अक्षांश के आधार पर, है ना। तो जैसे 0 डिग्री अक्षांश के पास क्या है, इसका कुछ टेम्परेचर बेस्ड आपका निर्धारित है। इसके बाद में आप 23.5 डिग्री का पे आप देखेंगे तो उसका भी टेम्परेचर निर्धारित है। तो अक्षांश के आधार पर तापमान का निर्धारण किया गया कि ये वाला जो एरिया है लगभग इतने डिग्री टेम्परेचर वाला एरिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारी जो ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में इस रूप में है कि समानता नहीं है। कहीं पे जलीय क्षेत्र की अधिकता है, मान लो अगर हम 23.5 डिग्री अक्षांश की बात करें तो कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ पे समुद्र मिले या स्थल मिले, तो कहीं स्थल मिलेगा, कहीं समुद्र मिलेगा, है ना। कहीं इस तरह की जलवायु डिफरेंस जलवायु मिलेगी, खासतौर से आपको स्थल और जलीय क्षेत्र की मिलेंगे, आपको 2 क्षेत्र देखने को मिलेंगे। हालांकि दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे बेटा तो यहाँ पर क्या होता है कि समुद्रों की अधिकता होने के कारण से वहाँ पर तापीय विसंगतियाँ कम पाई जाती हैं। तापीय विसंगतियाँ भी बताने की मैं कोशिश में हूँ, आपको पहले इसको समझ लीजिए फिर मैं आपको समझा दूँगा, अभी समझ में आएगा। तो अक्षांश के आधार पर हर चीज़ का एक तापमान निर्धारित किया गया है, लेकिन ये तापमान जो निर्धारित किया गया है वो भिन्न भिन्न आता है। क्यों आता है? क्योंकि कहीं स्थलीय क्षेत्र है तो सूर्य की ऊष्मा मिलती है डायरेक्टली तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब ज़्यादा ऊष्मा मिलती है यानी कि मान लो अगर आप मई जून के महीने में देखेंगे तो स्थल क्या होगा, बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है अपेक्षाकृत समुद्रों के। तो तापमान में दोनों का अगर स्थल में देखेंगे, समुद्री क्षेत्र और जलीय क्षेत्र को देखेंगे बेटा, तो दोनों में किसका ज़्यादा होगा, तो स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा होता है, समुद्र देर में गर्म देर में ठंडा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस अक्षांश से अपेक्षा ज़्यादा तापमान वहाँ का उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन यही चीज़ अगर हम देखें जनवरी के महीने में देख लें, दिसंबर के महीने में देख लें, जहाँ पर तापमान कम होता है तो उसमें क्या स्थल ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा, उससे ज़्यादा तो जलीय क्षेत्र गर्म होगा, समझ रहे हैं। तो ये जो तापों में यानी कि किसी अक्षांश का जो तापमान होता है ना, जो अक्षांश का जो तापमान होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि मैंने बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के जो क्षेत्र होते हैं क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र में जो होता है
तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे, है ना। तो अब यानी कि ये गर्मी वाला क्षेत्र, ये थोड़ा मॉडरेट ठंडी और गर्मी से मिला वाला क्षेत्र, और बाकी वाला शीत वाला क्षेत्र। तो जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाली जलवायु होगी, मतलब क्षेत्र में अगर हम रहेंगे कर्कवृत्त रेखा के मध्य, तो यानी वहाँ का तापमान बेटा एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब कम रहेगा। लेकिन वो डिफरेंसेस भी बताएगा, कहीं स्थल है तो जल्दी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और समुद्री क्षेत्र है तो कम गर्म होगा, मतलब देर में गर्म होगा और देर तक बना भी रहेगा, है ना। तो उसी आधार पर यही तापीय विसंगतियों के बारे में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर यहीं से हो जाएगा कि कहीं का जो मूल जो अक्षांश है, अक्षांश का जो तापमान है और उस पर्टिकुलर स्थान का जो तापमान है, अक्षांश का तापमान और उस स्थान का तापमान, चाहे वो समुद्री स्थान हो चाहे वो स्थलीय स्थान हो, के तापमान में जो डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, यही तापीय विसंगति, ठीक है। देखिए तापीय विसंगति, तापीय विसंगति क्या है कि किसी स्थान का जो तापमान है और मतलब किसी अक्षांश का जो तापमान है और किसी स्थान का जो तापमान है, दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, दोनों में जो अंतर होता है, ठीक है, वही तापीय विसंगति कहलाता है, ठीक। अब तापीय विसंगति के बाद में आपको समतापीय विसंगति। अब यही तापीय विसंगति, मान लो हम बात कर रहे 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, मिनट के लिए हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। अब क्या होगा कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, इसका तापमान हम मान के चलते हैं, इस अक्षांश का जो तापमान है, एक मिनट के लिए आप मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ का है, ठीक है। अब 40 डिग्री इस अक्षांश का जो तापमान है वो 40 डिग्री अक्षांश इसका टेम्परेचर निर्धारित किया गया। लेकिन अगर इस वाले कर्क रेखा वाले क्षेत्र में अगर हमको स्थलीय क्षेत्र मिलेगा और सूर्य जून का महीना है, मान लो जून का महीना होगा तभी सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, है ना। तो वहां पर क्या होगा, स्थलीय क्षेत्र खूब ज्यादा गर्म हो जाएगा अपेक्षाकृत जलीय क्षेत्र के, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा कि जो 40 डिग्री अक्षांश वाला तापीय क्षेत्र था, कोई स्थल इतना ज्यादा हीट हो गया कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो क्षेत्र हो गया उसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, और उस अक्षांश का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस, मैंने अभी आपको बताया उदाहरण के तौर पर समझने के लिए, ठीक है। तो 40 डिग्री अक्षांश है, इसका तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है इस अक्षांश का, कर्क रेखा के अक्षांश का, ठीक है। लेकिन कोई स्थल भाग खूब ज्यादा गर्म होने से वहां का जो उस क्षेत्र विशेष का जो तापमान हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो गया, वहां का जो अक्षांशीय तापमान था उससे ज्यादा हो गया ना। तो ये जो अक्षांशीय तापमान से जो ज्यादा हो गया बेटा, यही जो डिफरेंसेस आ गया, यही क्या हो जाएगा, आपको तापीय विसंगति कहलाएगा, ठीक है। अब ये इसी तरह से अगर मान लिया गया कि कहीं कहीं पर इस क्षेत्र में कहीं कहीं पर स्थल है, कहीं जल, कहीं स्थल, कहीं जल, कहीं स्थल, कहीं जल, इस तरह की डिफरेंसेस हैं। तो मान लिया जाए स्थलों का जो तापमान है वो एक्यूरेट 50-50 डिग्री सेल्सियस होगा, और जलीय क्षेत्र मतलब उस अक्षांश का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जो 50-50 डिग्री अक्षांश वाले तापमान को जो रेखा मिलाती है उसी को ही हम लोग कहेंगे समविसंगति रेखा। समझ गए होंगे आप लोग रेखा से, समविसंगति रेखा मतलब जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाए, समान तापमान, कौन से तापमान वाले को, जो तापीय विसंगति वाला तापमान यानी अक्षांश के तापमान का और स्थल के तापमान का जो डिफरेंसेस है उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाएंगे आप लोग, समविसंगति रेखा। मेरे ख्याल समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी को दो भागों में बांटा गया है, दो नाम किया गया है, एक तो देखा ऋणात्मक तापीय विसंगति और दूसरा है धनात्मक तापीय विसंगति, ठीक है। किसी को भी कह सकते हैं पहले आप। तो धनात्मक तापीय विसंगति कहाँ होगा और ऋणात्मक तापीय विसंगति कहाँ होगा। देखिए धनात्मक तापीय विसंगति तब होगा कि जब, जैसे मैंने आपको बताया था कि 40 डिग्री अक्षांश, यहाँ अक्षांश का जो तापमान है औसत इसका मतलब एवरेज 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्थल क्या हो गया, ज्यादा गर्म हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो क्या हो गया कि ये क्या हो गया कि जो उसका अक्षांश का जो तापमान है उससे ज्यादा हो गया। तो जब उससे ज्यादा हो गया यानी कि धनात्मक हो गया। तो जब मतलब किसी अक्षांश के तापमान से उस स्थान विशेष का तापमान जो है वो अगर अधिक हो गया, वो यदि अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा, धनात्मक तापीय विसंगति हो जाएगी। और यदि उसका उस अक्षांश के तापमान से तापमान उस पर्टिकुलर स्थान का तापमान यदि घट गया बेटा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसी को ही ऋणात्मक तापीय विसंगति कहते हैं। मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप लोग। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक तापीय विसंगति, ये दो बिंदु आपके रहे इसके लिए।
ये भी एग्जाम में आपको पूछता है कि सम विसंगति रेखा क्या है, और एग्जाम में तापीय विसंगति में क्या होता है, धनात्मक तापीय विसंगति क्या है, ऋणात्मक तापीय विसंगति क्या है। ये सारे कॉन्सेप्ट के अक्षांशों के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जाने होंगे इसमें से कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं, फिर शीतोष्णकटिबंधीय शीतकटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं, ये चीजें थी हम लोगों की। इसके अलावा एक चीज और भी हमको बतानी है। देखिए क्या होता है कि जनवरी के ये कुछ क्वेश्चन एक बार आयोग में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में महासागरों में धनात्मक तापीय विसंगति पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें ये पूछा गया था कि मतलब उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में महासागरों पर किस तरह की तापीय विसंगति पाई जाती है। तो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ बात कर रहा है जनवरी महीने में। जनवरी का महीना जो होता है उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है, ठंडा महीना होता है, क्योंकि सूर्य उस समय क्या होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में रह रहे होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मैंने फिर वही मैं बात कह रहा हूँ आपको कि लास्ट वाला वीडियो आपसे लिया था, बोला देख लीजिए कि सूर्य क्या करता है 22 दिसंबर को मकर रेखा पे चमकता है। तो यानी कि जनवरी की बात हो रही है बेटा, तो यानी कि वो मकर रेखा पे अब धीरे धीरे वो आएगा कर्क रेखा की तरफ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ। बात यहाँ पे कर रहा है उत्तरी गोलार्ध की बात, यानी कि सूर्य इस समय दक्षिणी गोलार्ध में स्टेब्लिश है, ठीक है। तो अब जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्टेब्लिश है तो इसका मतलब वहां पे सूर्य कम मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा कम, ओके। तो जब कम मिलेगा तो क्या होगा, वहां का जो अक्षांशीय तापमान है उससे कम होगा बेटा। जब वहां का अक्षांशीय तापमान है उससे कम होगा, क्योंकि सूर्य मिल नहीं रहे हैं और सूर्य तब मिलेगा नहीं तो स्थल गर्म होगा नहीं, तो वहां पर क्या होगा उस समय। देखिए जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में महासागरों में अगर बात करेंगे कि महासागर देर में गर्म देर में ठंडा, महाद्वीप जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहा है जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में महासागरों की अगर बात करेगा तो वहां पर धनात्मक विसंगति होगी। देखिए और एक चीज ये भी जान लीजिए कि किसी भी स्थान की, ठीक है, किसी भी स्थान मतलब अक्षांश की, किसी भी अक्षांश की तापीय विसंगति मतलब जो है अक्षांशीय तापीय विसंगति मौसम के साथ बदलती है बेटा। ये नहीं कि हर जगह, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि 40 डिग्री मान लो कर्क रेखा का जो अक्षांश का निर्धारण किया गया है, ताप का निर्धारण, अक्षांशीय तापमान का निर्धारण अगर 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है तो ये नहीं कि 12 महीने उसके 40 डिग्री सेल्सियस ही रहेंगे। जब वो दक्षिणायन हो जाएगा तो टेम्परेचर घट जाएगा, सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे आपको सोचना है, जनवरी महीने की बात कर रहा है, जनवरी महीने में महासागरों का जो तापमान होगा बेटा, वहाँ के जो प्रश्न मतलब जो अक्षांशीय तापमान होगा उससे महासागर गर्म रहेगा तो वो धनात्मक होगा, और जो ज्यादा होता है तो वह धनात्मक, मैंने आपको बताया तभी, जो ज्यादा होगा तो धनात्मक होगा। तो जनवरी महीने में उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का जो तापमान हो, कैसी तापीय विसंगति पाई जाएगी, तो धनात्मक, महासागरों में धनात्मक तापीय विसंगति पाई जाएगी। लेकिन वही बात करेंगे अगर हम महाद्वीप, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों में जनवरी महीने में कैसी तापीय विसंगति पाई जाएगी, तो बेटा वहां पे ऋणात्मक तापीय विसंगति पाई जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा होगा तथा महाद्वीपों पर ऋणात्मक तापीय विसंगति पाई जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्य वहां पे जो है दक्षिणायन में रहता है तो उससे वहां पे चमकता नहीं है, स्थल भाग तो गर्म नहीं हो पाता, सब ऋणात्मक। तो जनवरी महीने में महासागरों में धनात्मक तापीय विसंगति और स्थलीय भागों में यानी महाद्वीपों में क्या होता है, ऋणात्मक तापीय विसंगति पाई जाती है। लेकिन यही चीजें अगर जनवरी महीने में अगर बात करें, जुलाई महीने में बात करें, जून या जुलाई महीने में बात करें, तो उस समय क्या होगा, सूर्य किधर रहेंगे, आपके उत्तरायण रहेंगे। तब वहां पर कैसी विसंगति पाई जाएगी, तब वहां पर स्थल गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो स्थल ज्यादा गर्म हो जाएगा तो स्थलों पर धनात्मक तापीय विसंगति पाई जाएगी, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, जबकि जुलाई महीने में उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों पर धनात्मक तापीय विसंगति पाई जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग खूब अच्छे से वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, मैं किसी चीज़ का वादा नहीं करूँगा आपसे कि मैं कितने दिनों पढ़ा दूंगा, लेकिन ये है कि आप लोग सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। और जो लोग कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ब्लैंक हैं, उनके लिए भी सारी चीज़ें हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग आपको बताते जाएंगे, आप लोग पढ़ते जाइए और खूब मनोयोग से अपनी स्टडी को ध्यान दीजिए। लॉकडाउन का टाइम है, आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का नियमों का पूरी तरह से सख्ती से पालन करिए। सरकार जो निर्देश देती है उस पर आप लोग आपके हित के लिए, हमारे हित के लिए ही ऐसी चीज़ें हैं, करिए और खूब अच्छे से वीडियोस देखिए इसमें, और इसके नोट्स भी बनाते रहें आप लोग, क्योंकि ये समय के साथ भूल जाएगा। यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग देखते होंगे, मोस्टली मैं जो बोर्ड पे देखता नहीं हूँ। इसके पीछे का मोटिव यही है कि आप लोग इसको बनाएं, आप लोग ये संरचनाएं बनाएं, अपने नोट्स अच्छे से बनाते जाएं और उसको रिवाइज भी करते रहें, समय समय पे वीडियोस देखते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।